एल्टन मेयो के मानव संबंधी सिद्धांत। प्रश्न, एल्टन मेयो के मानव संबंध सिद्धांत की विवेचना कीजिए। उत्तर, पृष्ठभूमि। 1. ऑस्ट्रेलिया में जन्मे मेयो वहां मनोविज्ञान के प्रोफेसर रहने के बाद अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में नियुक्त हुए, जहां 1926 से 1947 तक औद्योगिक अनुसंधान कार्यक्रम के तहत काफी प्रयोग किए। 2. उन्हें आधुनिक मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्रीय औद्योगिक शोध का मूल जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव अभिप्रेरणा, समूह प्रतिक्रिया, अनौपचारिक संगठन, श्रमिकों की भावनाओं एवं अभिवृत्तियों, कार्य के सामाजिक घटकों आदि के बारे में महत्वपूर्ण प्रयोग किए, जिनके परिणामस्वरूप मानवीय संबंध आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। 3. उनके शोध, जिन्हें होथॉर्न प्रयोग के नाम से जाना जाता है, को जोसेफ एल मेसी ने मानवीय संबंध आंदोलन की आधारशिला बताया है। 4. मेयो ने संगठन की कार्यप्रणाली को समझने के लिए मानव प्रकृति और उनकी अंतः प्रक्रिया पर बल दिया। उनके अनुसार उद्योगपति और श्रमिकों के बीच संबंध कानूनी नियमों से नियंत्रित नहीं होते, बल्कि नैतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों से नियमित होते हैं। 5. इस प्रकार मेयो ने कारखाने के श्रमिकों के विचारों को प्रेषित करने के लिए मानवीय संबंधों पर आधारित ठोस पद्धति का निर्माण करने का प्रयत्न किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने व्यक्तियों तथा उनकी अभिप्रेरणा पर बल दिया, जो शास्त्रीय पद्धति से सर्वथा भिन्न था। 6. मेयो ने श्रमिकों के व्यवहार और उनकी उत्पादन क्षमता का गंभीर अध्ययन किया। मेयो ने इस उपागम को एक डॉक्टरी विधि, क्लिनिकल मेथड कहा है। अपने शोध के आधार पर उन्होंने कुछ विद्वतापूर्ण लेख और कतिपय ग्रंथ प्रकाशित किए। 7. एल्टन मेयो को औद्योगिक समाजशास्त्र और व्यापार संगठन के मानव संबंध स्कूल के संस्थापक के रूप में माना जाता है। 8. द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मेयो इंग्लैंड के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के एक समूह में शामिल हो गए, जो युद्ध के बाद की अवधि में ब्रिटिश उद्योग की मदद करने में लगे हुए थे। उन्होंने व्याख्यान और इसी तरह की शैक्षणिक गतिविधियों में जाना जारी रखा। 9. बैंक वायरिंग रूप अध्ययन हेतु कर्मचारियों को पृथक कमरे में रखा गया, किंतु पूर्व अध्ययनों की भांति उनमें कार्यदिशाओं, वातावरण, अभिव्यक्ति आदि संबंधी किसी प्रकार के प्रयोग नहीं किए गए। 10. एक अवलोकनकर्ता रखा गया, जो स्वयं समूह के साथ घुल मिल गया और कर्मचारी उसे भी अपने समूह का सदस्य ही समझने लगे। 11. एक साक्षात्कारकर्ता को रखा गया, जो बाहरी व्यक्ति की भांति ही व्यवहार करता था और स्वयं था भी बाहरी व्यक्ति। इस अध्ययन के परिणाम रिले कक्ष के अध्ययन के विपरीत थे। 12. इस कार्य में किसी प्रकार की उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई। श्रमिकों ने यह तय कर लिया कि 2 उपकरण तैयार करके अपने दिन भर के काम की पूर्णता उन्हें घोषित कर देनी चाहिए। 13. इन प्रयोगों से निष्कर्ष निकला कि संगठन एक सामाजिक प्रणाली है और काम करने वालों की सेवा की दशाओं पर निर्भर है। श्रमिक भी तो मनुष्य है, संगठन में उनकी अपेक्षा करना अनुचित है। 14. संगठन की मानव संबंध विचारधारा का सार है कि संगठनात्मक व्यवहार काफी जटिल होता है और संगठनात्मक समस्याओं के विश्लेषण एवं समाधान के लिए बहुपक्षीय प्रकृति का ज्ञान परमावश्यक है। 15. संगठन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए मनुष्यों की प्रकृति का और इनके अनौपचारिक संगठनों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। 16. होथॉर्न कारखाने के कर्मचारियों के व्यवहार का अध्ययन करते हुए यह पाया गया कि कुछ कम वेतन पाने वाले कर्मचारी आपस में अनौपचारिक रूप से किन्हीं कारणों से निश्चय कर लेते थे कि वे काम बहुत तेजी से नहीं करेंगे। 17. वे शीघ्र गति से काम करने वाले मजदूरों का मजाक उड़ाते थे। उन्हें मालिकों का खुशामदी कहकर इस दृष्टि से चिढ़ाते थे कि वे अधिक तेजी से काम न करें। फिर भी यदि वे न मानते तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। इस प्रकार मजदूर अनौपचारिक रीति से संगठित होकर कारखाने के उत्पादन पर नियंत्रण करने लगे। 18. इस रोचक अध्ययन से संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्योगों में मानव संबंधों के अनुसंधान की प्रवृत्ति प्रबल हुई। मानव संबंधी सिद्धांत की परिभाषाएं। 1. कीथ डेविस के शब्दों में, मानवीय संबंध प्रबंध के क्षेत्र में व्यक्तियों का कार्य स्थिति में ऐसा एकीकरण है जो उन्हें उत्पादक व सहकारिक रूप तथा आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक संतुष्टि के साथ कार्य करने को अभिप्रेरित करता है।
2. रॉबर्ट साल्टनस्टाल के शब्दों में कार्यरत व्यक्तियों का अध्ययन ही मानवीय संबंध है। 3. जॉन एफ मी ने कहा है कि मानवीय संबंध वो साधन है जिसकी सहायता से कंपनी एवं कर्मचारी दोनों ही उच्च मनोबल द्वारा अत्यधिक उत्पादन की प्रगति के लिए परस्पर सहयोग करते हैं, जो व्यवसाय का अंतिम आर्थिक लक्ष्य होता है। मानव संबंध उपागम की विशेषताएं। 1. यह उपागम यह मानकर चलता है कि मानव एक मशीन या मशीन का कोई पुर्जा नहीं है, अपितु यह सजीव, संवेदनशील तथा विचारवान प्राणी है जो समूह के नियमों से प्रभावित होता है। 2. प्रत्येक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के एकीकरण, समूहीकरण तथा अंतर संबंधों की प्रक्रिया ही मानव संबंध है जो प्रत्येक संगठन में विद्यमान होते हैं। 3. संगठन में कार्यरत व्यक्ति एक सामाजिक मनुष्य है जो समूह के द्वारा निर्धारित मापदंडों तथा प्रतिमानों से प्रभावित होता है तथा स्वयं की समस्याओं के कारण संगठन की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। 4. यह उपागम मानता है कि नियोक्ता एवं कर्मचारियों के मध्य संबंध हमेशा कानूनों या नियमों से निर्धारित एवं संचालित नहीं होते बल्कि नैतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों से संबंधित होते हैं। 5. मानव संबंध विचारधारा, औद्योगिक संबंधों का पर्याय नहीं है बल्कि यह संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को आदर्शोन्मुखी बनाने के लिए ठोस पद्धतियों की खोज से संबंधित है। 6. यह उपागम व्यक्तियों तथा उनकी अभिप्रेरणाओं पर बल देता है ताकि संगठन के समस्त संसाधनों का सदुपयोग हो सके। एल्टन मेयो के मुख्य प्रयोग। 1. प्रथम शोध सन 1923 में श्रमिकों को अच्छी सुविधाएं दे रखी थी, फिर भी इसकी मूल कताई खंड में श्रम आवर्तन लेबर टर्नओवर अधिक था और उत्पादन घट रहा था। श्रमिकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के उपरांत भी समस्या बरकरार थी, तो यह मामला मेयो को सौंपा गया। हार्वर्ड टीम ने हर दृष्टि से समस्या का विश्लेषण करने के बाद पाया कि लगभग श्रमिक पैरों के दर्द से पीड़ित थे, जो दर्द उन्हें एक लंबे गलियारे में बार बार ऊपर नीचे जाने से पैदा हुआ। आपस में बातचीत न होने के कारण श्रमिक थकान एवं नीरसता से ग्रस्त थे और वे मिल के अध्यक्ष, जो सेना में कर्नल थे, को अपनी समस्या नहीं बता पाए। टीम को ये सारी बातें वहां कार्यरत नर्स से पता चली। मेयो ने 10 मिनट का विश्राम का प्रावधान किया और निर्धारित उत्पादन से अधिक उत्पादन करने वाले श्रमिक के लिए बोनस की व्यवस्था की। 2. हाथोन प्रयोग। ये प्रयोग अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के शिकागो शहर के निकट स्थित हाथोर्न संयंत्र प्लांट में किए गए, जो 1924 से 1932 तक चले। इनका मुख्य उद्देश्य उन्नत कार्यदशाओं के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के व्यवहार एवं प्रवृत्तियों में होने वाले परिवर्तन को जानना था और श्रमिकों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्वों का पता लगाना था। ये प्रयोग इस प्रकार थे। 1. महान प्रबोधन प्रयोग 1924 से 1927। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकाश व्यवस्था में परिवर्तन करने से श्रमिक की उत्पादन क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना था। श्रमिक कार्यक्षमता के मध्य सही संबंध का परीक्षण 1924 में शुरू किया, जिसे महान प्रबोधन ग्रेट इल्यूमिनेशन के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत महिला मजदूरों के 2 समूह बनाए गए तथा उन्हें समान कार्य दिया गया। कुल 18 महीने तक अध्ययन करने के बाद पता चला कि दोनों समूहों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप यह प्रयोग छोड़ना पड़ा और समूह प्रोत्साहन के स्थान पर प्रति व्यक्ति दर योजना शुरू की गई, परंतु उत्पादन लगातार बढ़ता गया। 2. रिले असेंबली टेस्ट रूम। इसका प्रयोग प्रथम दोषों की जांच करने के लिए किया गया था। हाथोर्न प्रयोग समूह में ये प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो अप्रैल 1927 से अगस्त 1932 तक चलते रहे तथा इनके निष्कर्षों ने प्रबंधकों को गहन रूप से प्रभावित किया। इस अध्ययन के अंतर्गत 6 लड़कियों के 2 समूह बनाए गए। इस प्रयोग के दौरान कार्य दिवसों, कार्य के घंटों, कार्यानुसार मजदूरी, विश्राम की आवृत्ति एवं समय आदि में समय समय पर परिवर्तन किए गए। कंपनी की ओर से चाय, काफी व भोजन की सुविधा भी दी गई। इन सुविधाओं में समय समय पर कमी वृद्धि भी की गई थी। इन प्रयोगों का उद्देश्य यह पता लगाना था कि कार्य की दशाएं उत्पादन को किस प्रकार प्रभावित करती है। इस प्रकार इन प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया था कि उत्पादन वृद्धि में भौतिक एवं तकनीकी तत्वों की भूमिका कोई विशेष महत्व नहीं रखती है,
बल्कि इनकी तुलना में मानवीय संबंधों एवं व्यवहार का उत्पादन क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन में सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंधों के कारण उत्पादन में 30% की वृद्धि हुई थी। 3. द्वितीय रिले असेंबली समूह। यह प्रयोग कुछ तत्वों की कर्मचारियों के समूह पर पुनः जांच करने के लिए किया गया था। इस प्रयोग में प्रेरणाओं के प्रभाव की जांच करने के लिए 5 अनुभवी रिले कर्मचारियों को चुना गया तथा उन्हें वहीं पर कार्य करने के लिए रखा गया जहां वे पहले से कार्य कर रहे थे। उन्हें प्रेरणा के रूप में समूह बोनस दिया गया। ये प्रयोग नवंबर 1928 में शुरू किए गए तथा 9 सप्ताह तक चलते रहे। 4. माइका स्प्लिटिंग समूह। यह अध्ययन द्वितीय रिले असेंबली समूह जांच के पूर्व ही प्रारंभ कर दिया गया था और इसके बाद तक चलता रहा। इस अध्ययन में भी 5 लड़कियों के समूह को एक दूसरे जांच कक्ष में रखा गया। 2 वर्षों में कार्य की दशाओं में 5 बार परिवर्तन किया गया। उनसे कभी कभी अधिक समय ओवरटाइम भी कार्य करवाया जाता था। भुगतान की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। निष्कर्ष 1. इस तरह एल्टन मेयो ने मानव संबंध विचारधारा को विकसित करते हुए टेलर और वेबर की दक्षता और मितव्ययिता संबंधी अवधारणा को एक नई चुनौती प्रदान की। 2. संगठन के भीतर समकालीन समाज के प्रभाव को समझने का प्रयत्न करते हुए संगठनात्मक विचारधारा के लोगों को उत्पादन वृद्धि हेतु मानव समझ विकसित करने का सुझाव दिया। 3. मेयो के योगदान की महत्ता को महसूस करते हुए रोथलिसबर्गर ने मेयो को विचारों के क्षेत्र में एक साहसी व्यक्ति माना और कहा कि मेयो प्रसन्नचित प्रेरणादायी विचारक था, साथ ही वह फसल उगाने हेतु बीज बोने वाला ज्यादा तथा व्यवस्थित चिंतक कम था। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.